इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं। बेसिकली हम दो तरह के डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं, एक है मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स ये 8 सितंबर 2000 को डिक्लेयर किए गए और इनको अचीव करना था 2015 तक। तो अब आज के डेट में बात करें तो लगता है ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई, अब तो कहाँ हम वो ख़त्म भी हो गया समय। लेकिन इन डेवलपमेंटल गोल्स को समझने से हमें एक उसका बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं और ये किस सिनेरियो में सेट किए गए और इसके बैकड्रॉप में क्या था जिसके कारण हमें ऐसे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स की ज़रूरत पड़ी। और ये भी जानेंगे कि इनको मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स क्यों कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको रट लीजिए। दूसरा तरीका जो इस वीडियो में जिस तरह से हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि किस सिनेरियो में ये डेवलपमेंटल गोल्स सेट किए गए। उसके बाद स्पेसिफिकली इंडिया में हमने इनको कैसे अचीव करने की कोशिश करी, क्या हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए और असल में हमने इनसे क्या सीखा। तो ये जो लेसन है ये बेसिकली 4 स्टेप्स में है। पहले स्टेप में हम सीखेंगे कि डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स क्या है और इसके बारे में जानेंगे कि इसके क्या रैशनल था, यानी इसके पीछे क्या सोच थी, क्या तर्क था जिसके कारण ये डेवलपमेंटल गोल इस तरह से सेट किए गए। और ये भी जानेंगे कि मिलेनियम डिक्लेरेशन और मिलेनियम समिट का इसमें क्या रोल है। और जहाँ तक मिलेनियम गोल्स की बात है, इसमें गोल्स के साथ साथ अभी जैसे मैंने बताया 8 गोल्स हैं, तो 8 गोल्स के साथ साथ इसके कुछ टारगेट्स हैं, इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो टारगेट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें एक निशाना देती हैं कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, और इंडिकेटर इसलिए डिवाइस किए गए ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें, जान सकें कि हमने किन बिंदुओं पे अपनी प्रोग्रेस को नापना है। और मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स जैसे इंडिया जो है वो यूएन का एक मेंबर है, तो यूएन के सभी मेंबर्स ने मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए अपना टारगेट 2015 तक का रखा। इंडिया ने भी इनको 2015 तक अचीव करना था। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं, बहुत तरह के रिलीजन हैं, बहुत तरह के कल्चर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो सिनेरियो देखें तो उसमें भी बहुत वैरायटी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया में इन गोल्स को कैसे अचीव करने की स्ट्रैटेजी बनाई गई, कौन कौन सी स्कीम्स आई, कौन कौन से स्लोगन है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा बहुत स्लोगन आए, कभी गरीबी हटाओ का आया, कभी शाइनिंग इंडिया का आया, राइजिंग इंडिया का आया, स्वच्छ भारत का आया। तो और अभी रिसेंटली हम सुन रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। तो हम ये भी जानेंगे कि इंडिया में इन गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेसिफिकली कौन कौन सी स्कीम्स आई, कौन कौन से मिशन आए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनी। और हमने जब इंडिया के बारे में पढ़ना है तो ये भी जानेंगे कि हमने कहाँ से शुरुआत करी और हम कहाँ तक पहुँचे। अगर हम पूरा टारगेट नहीं भी अचीव कर पाए तो भी जानेंगे कि हम कितना अचीव कर पाए और कितने सक्सेसफुल हुए। तो फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में, उनके सिनेरियो के बारे में और उनके जो फ्रेमवर्क रखा गया उसके बारे में। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे डिटेल में इन सभी 8 गोल्स के बारे में, उनके क्या इंडिकेटर्स थे, उनके क्या टारगेट्स थे, इसके बारे में। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे इंडिया में इन गोल्स को कैसे अचीव करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स आई। और जैसा अभी हमने जाना कि मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल 2015 तक अचीव करने थे, तो 2013 में फिर इससे आगे का स्टेप शुरू हो गया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। तो वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है वो 2015 से 2030 तक हमने अचीव करने हैं। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि अब वो गोल्स क्या हैं और कैसे हम उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम ये पूरी सीरीज़। आई होप कि आपको इसमें ये जो पूरी सीरीज है आपको जो पूरा
कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देगी फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल एज एनालिटिकल क्वेश्चंस, और आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इसमें से कर पाएंगे। इसमें जो ज़्यादातर डाटा है वो मैंने जो गवर्नमेंट के जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स हैं या जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे लिया है, और आप देखेंगे कि इसमें हम धीरे धीरे ये पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा समझेंगे कि ये डेवलपमेंटल गोल्स किस तरह से हमारी हिस्ट्री पे बेस्ड है और कैसे ये हमारे फ्यूचर को इम्पेक्ट करेंगे। ये भी जानेंगे कि इसमें यूएन का क्या रोल है। तो शुरू करेंगे इसका पार्ट 1। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम रैशनल की, यानी ये किस तर्क पर आधारित था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या इससे अचीव करना चाह रहे थे। मिलेनियम समिट यानी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, इसमें कौन सा डेक्लेरेशन पास किया गया जिसको मिलेनियम डेक्लेरेशन बोला जाता है। मिलेनियम डेक्लेरेशन किन एरियाज पर बेस्ड था, यानी किन एरियाज को एड्रेस कर रहा था, उस समय की क्या समस्याएं थी जिनको ध्यान में रखते हुए मिलेनियम डेक्लेरेशन बनाया गया, उनको जानेंगे। और मिलेनियम गोल्स को अचीव करने के लिए क्या ढांचा तैयार किया गया या क्या फ्रेमवर्क बनाया गया, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इस फ्रेमवर्क में समय समय पर बदलाव भी आए और उनके लिए अलग अलग तरह से फ्रेमवर्क को रीएडजस्ट किया गया। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल 8 हैं, लेकिन ये 8 गोल्स आगे कई टारगेट्स पर डिफाइंड हैं। कुछ गोल्स ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा टारगेट भी हैं, क्योंकि अलग अलग देशों के लिए सेम टारगेट नहीं रखा जा सकता था। सिमिलरली इन टारगेट्स पे कैसा अचीवमेंट हुआ उसको मेजर करने के लिए इंडिकेटर्स हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। और मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल क्योंकि सभी संसार के सभी देशों में, लगभग सभी देशों में ये इनको अचीव करने के लिए कोशिश हो रही थी, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी रखी जाए, यानी कौन कितना जिम्मेदार बनाया जाए। डेवलपमेंट कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन रहे और डेवलप्ड कंट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन रहे, या वो देश जो कि अभी इन गोल्स को अचीव करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनको किस तरह से हेल्प की जाए। तो इस सारी अकाउंटेबिलिटी को भी डिसाइड किया गया, क्योंकि ये इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की एक खासियत ये थी कि ये लगभग सभी देशों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई थी कि वो अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, यहाँ संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो एक कोलैबोरेटिव एक्शन के लिए सभी की अकाउंटेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की गई। जो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स हैं, इनका जो ब्रॉड अप्रोच था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी सब देशों में, वो चाहे देश अमीर है या गरीब है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, हर ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हो। तो हर ह्यूमन बीइंग की सभी कुछ बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया। इसलिए एमडीजी फ्रेमवर्क में इन 5 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा गया, यानी हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखा जाए तो ये जो सारी ज़रूरतें हैं, इनकी डेवलपमेंट के पीछे एक हिस्ट्री है। तो वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझे बिना इनको सिंथेसाइज करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि सबके लिए अनाज भी हो, हेल्थ भी हो, एजुकेशन भी हो, जेंडर इक्वलिटी भी हो और साथ के साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी हो। 1976 से 1830 का जो टाइम था, ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था और इस समय पे लगभग सभी देशों में बहुत इंडस्ट्री या औद्योगिकरण हुआ। 1939 से 1945 तक दुनिया वार में उलझी रही, सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिसके कारण सभी देशों का काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ। लेकिन जैसे ही वार ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर एक ऐसा समय आया जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, यानी एक्सपेंशन हुआ। ये वो समय था जिसको गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। तो यानी 1945 के बाद, वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद, तो इस समय पे लगभग सभी देशों ने आर्थिक उन्नति करी और काफ़ी इकोनॉमिक बूम आया। लेकिन यही वो समय था जिसमें लोगों ने ये समझना शुरू किया कि कैपिटलिज्म के कारण हमारे जो बायोस्फीयर है या हमारा इन्वायरमेंट है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है।
1960 में लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। 1962 में राधा एक बुक आई थी, रेचल कैरिसन की बुक थी साइलेंट स्प्रिंग। तो ये बुक को एक बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये इस बुक को एक बिगिनिंग माना जाता है, जिससे सिविल सोसाइटी में या इंटेलेक्चुअल्स में इस तरह की जो जानकारी है वो पहुंची कि सरकार और कैपिटलिस्ट ये मिलके इन्वायरमेंट के बारे में, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उसके लिए जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। इस बुक में बेसिकली पेस्टिसाइड्स के ओवर यूज के बारे में या उसके बारे में डिसइंफॉर्मेशन के बारे में बात करी गई है, और ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो जो कॉर्पोरेट जो भी क्लेम देते हैं उनको अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस बुक से पेस्टिसाइड का तो जो यूज़ हो रहा था वो तो कुछ नहीं घटा, लेकिन हाँ इससे इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन ज़रूर तेज हो गया। तो ये वो दौर था जिसमें काफ़ी सारी इन्वायरमेंट मूवमेंट शुरू हो गई, और लगभग संसार के सभी देशों में लोगों ने इन्वायरमेंट को सेव करने के बारे में चिंता जताई। तो यही वो समय था जिसमें फ्रेंड्स ऑफ अर्थ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, इवन नैरोबी केनिया में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शुरू हुआ। इंडिया में भी चिपको मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है इन्वायरमेंट के बारे में चेतना जगाने के लिए। तो इस समय पे लोगों ने बात करी कि डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए, नहीं तो जो दुनिया है ये बंजर हो जाएगी, इसमें रिसोर्सेज जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बेसिक बैकग्राउंड बना जिसमें जो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको प्रेजेंट किया गया, और इसी के आधार पे इसका रैशनल या ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हुए। 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम में, और इस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा या इसका आउटकम ये हुआ कि इसके बाद यूनाइटेड नेशन में इन्वायरमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसको यूएनईपी के नाम से जाना जाता है, और लगभग सभी देशों ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट शुरू करी, यानी एक अलग से एक ऐसा मिनिस्ट्री बनाना शुरू किया जो कि उस पर्टिकुलर देश में इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम करे। 1973 से 1975 का जो टाइम है ये इकोनॉमिक रिसेशन का टाइम था। इसके बाद जो यूएन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कमीशन है बर्टलैंड कमीशन, उसकी बात होती है, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो थी ग्रोलैम बर्टलैंड, तो उन्हीं के नाम पे इसको बर्टलैंड कमीशन कहा जाता है। जो ग्रोलैम बर्टलैंड थी ये नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनकी देखरेख में ये कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को बनाने की जो मुख्य कारण थे वो ये थे कि इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को सेव किया जाए, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को भी जारी रखा जा सके। तो इस कमीशन को ये काम दिया गया कि ये ऐसे तरीके खोजे जिससे रियलिस्टिक तरीके से हम जो इन्वायरमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिटिकली एग्जामिन कर सकें, उन इश्यूज को समझ सकें, और ऐसी समस्याओं के लिए ऐसे रियलिस्टिक प्रपोजल्स दें जिससे हम इन समस्याओं के ऊपर अपना काबू रख सकें। और इसके साथ साथ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने की ज़रूरत पे भी जोर दिया गया कि इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट या बाकी सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मिल के इन्वायरमेंट के बचाव के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करें। इसी कमीशन का जो रिपोर्ट है ये आर कॉमन फ्यूचर के नाम से पब्लिश हुआ 1987 में। 1992 में बर्टलैंड रिपोर्ट के ऊपर एक एक्शन प्लान आया जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है, और इसको प्रेजेंट किया गया फर्स्ट अर्थ समिट में जो कि रियो डी जनेरियो में प्रेजेंट हुई। एजेंडा 21 जो है ये सभी देशों ने इसको वेलकम तो किया, लेकिन फिर भी ये एजेंडा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि एक तो कारण था इसका कि ये नॉन बाइंडिंग इनएक्शन था। ये सरकारों के ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लगा पाया कि वो इसको लागू करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करें। दूसरा, अलग अलग तरह के देश हैं, कोई डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्रीज को इस एजेंडा को लागू करने में कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। रादर उनको लगा कि इससे तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगी या कम हो जाएगी। और डेवलपिंग कंट्रीज को ये लगा कि ये जो एजेंडा है ये स्पेसिफिकली इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है ताकि जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो फायदे हैं उनको ध्यान में रखा जा सके। तो इस तरह से जो एजेंडा 21 है वो लागू नहीं हो पाया। अब ये सिचुएशन थी 1992 के बाद की, जिसके बाद जो MDGs जो हैं वो डिक्लेयर किए गए। तो MDG के लिए रैशनल या इसके पीछे जो तर्क है वो ये रखा गया कि हम ऐसे गोल बनाएं जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, यानी हम सभी जो समस्याएं जो मानव को आ रही हैं, ह्यूमैनिटी को आ रही हैं, जैसे पावर्टी है, हंगर है, इल हेल्थ है, लैक ऑफ एजुकेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये जो सभी तरह की समस्याएं आ रही हैं, इन सभी समस्याओं को कॉम्प्रिहेंसिव यानी मिल के इकट्ठा एक समय पे इनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए और इनको सॉल्व करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी बनाई जाए। यानी ऐसा नहीं है कि हम खाने की समस्या को हल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, या किसी बीमारी की समस्या का हल कर रहे हैं तो उसमें जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो सभी जेंडर्स को नहीं पहुंच रही, या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन नहीं मिल रहा। तो ये सभी समस्याओं को हल करने की ज़रूरत है जो कि उस समय का मानव फेस कर रहा था, और इन सब को इकट्ठे मिलके ऐसे कोऑर्डिनेटेड वे में सॉल्व करने की ज़रूरत है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कंक्रीट न्यूमेरिकल बेंचमार्क्स दिए जाएं सब डायमेंशन मतलब ये जो डायमेंशन है, पावर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, या दूसरे डायमेंशन हम ले सकते हैं जैसे सोशल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये भी एक तरह से डायमेंशंस हैं जिनको क्वांटिफाई किया जा सके कि डेवलपमेंट जो है उसको नापा कैसे जाएगा, उसके मानक क्या होंगे, उसके बेंचमार्क्स क्या होंगे। बेंचमार्क माने मानक, ताकि हम कंपेयर कर सकें प्रोग्रेस को, यानी कितनी उन्नति की है डिफरेंट रीजन्स में, यानी एक ही कंट्री के अलग अलग रीजन, सारे रीजन एक तरह से तो प्रोग्रेस नहीं करते। सिमिलरली अक्रॉस द कंट्री, यानी अलग अलग देश किस तरह से उन्नति कर रहे हैं और एक देश के अलग अलग रीजन किस तरह से उन्नति कर रहे हैं, उस उन्नति को नापने के लिए सभी डायमेंशंस पे कंक्रीट न्यूमेरिकल बेंचमार्क्स डिवाइस किए जाएं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसमें ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अकाउंटेबल बनाया जाए। यानी ये जो झगड़ा है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज का, कि इस समस्या को उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के रूप में देखा जाए, सबको सभी देश मिल के इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए अपनी अपनी जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ उसको डाइवर्ट करें। और नॉट ओनली गवर्नमेंट एनकरेज पब्लिक सपोर्ट ऑल्सो, जो आम जनता है उसकी भी सपोर्ट ली जाए, और ऐसे देश जो कि अपनी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में अक्षम है क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है, तो उनके लिए इफेक्टिव मेथड कोई ढूंढा जाए जिससे उनको फाइनेंशियल या सोशल या टेक्नोलॉजी में अगर उनको कोई एड की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको एड दी जा सके। यानी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उनका आधार क्या था कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मानी जाए, सभी समस्याओं का इकट्ठा सलूशन ढूंढा जाए, कोऑर्डिनेटेड वे में ढूंढा जाए, यानी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वन और द अदर फैक्टर हो, और जिस प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं उसको कंपेयर करने के लिए कॉन्क्रीट न्यूमेरिकल बेंचमार्क्स हो,
और सभी जो देश हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरह बिहेव करें। तो यानी मेन जो नेशनल के पॉइंट्स क्या हैं कि हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखें और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी बनाएं। दूसरा, हम जो प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस डेवलपमेंट को नापने के लिए हमारे पास प्रॉपर बेंचमार्क्स हो, जिससे हम नाप सकें कि कौन देश या किस देश का कौन सा रीजन कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। और तीसरा कि सारे जो देश हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरह इंटरेक्ट करें और इन्वायरमेंट या ह्यूमैनिटी की जो दूसरी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, ताकि पब्लिक सपोर्ट भी हो, गवर्नमेंट सपोर्ट भी हो, और जो देश अंडर डेवलप्ड हैं उनको फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल या जिस भी तरह की उनको मदद की ज़रूरत हो उसको इफेक्टिवली उनको प्रोवाइड किया जा सके। मिलेनियम डिक्लेरेशन एंड मिलेनियम समिट, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस किस तरह से काम करता है या ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस हैं इसका पहला उल्लेख 1 जनवरी 1942 में पहली बार किया गया प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के द्वारा, जिन्होंने इसको एक पोस्ट वार पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह डिक्लेयर किया। और इसके डिक्लेरेशन पे उस समय 26 देश जो थे उन्होंने इसको माना। उन 26 देशों में एक देश भारत भी था। अल्टीमेटली जो यूएन का गठन है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जिसमें 51 यानी 51 कंट्रीज ने इसको मान्यता दी। और इस तरह से यूएन ने, इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने वर्ल्ड वार में इकट्ठे मिलके इस लड़ाई को लड़ा था, उसको रिप्लेस करके ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन बना। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनिवर्सल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य काम क्या है कि ये सभी देशों में पीस और सिक्योरिटी बनाई रखे, उनमें फ्रेंडली रिलेशंस हो और वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करने की कोशिश करने में सभी देशों को मदद करे। तो इस तरह से जो यूनाइटेड नेशन है ये एक हार्मोनाइजेशन का काम करता है, यानी अगर देशों में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है तो उसको सुलझाने के एक सेंटर की तरह भी काम करता है। फिलहाल 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। 2 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स नहीं हैं, वो है इंडोनेशिया और वेटिकन सिटी। बाकी सब देश इस यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं। और इंडिया जो है ये यूएन का ओरिजिनल मेंबर है, क्योंकि ये वो उन 26 देशों में भी शामिल था जब इसका पहली बार इसका डिक्लेरेशन साइन किया गया, और ये फाउंडर मेंबर भी है और लगातार ये यूएन का मेंबर रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के समय समय पे अधिवेशन होते रहते हैं। 17 दिसंबर 1998 को यूनाइटेड नेशन का एक जनरल असेंबली अधिवेशन हुआ, जिसमें ये बात बोली गई कि भाई मिलेनियम असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस का अधिवेशन होगा और उस अधिवेशन को हम मिलेनियम असेंबली के नाम से जानेंगे। और ये वही मिलेनियम असेंबली है जिसको मिलेनियम समिट का नाम दिया गया। यानी मिलेनियम समिट क्या है? मिलेनियम समिट वो अधिवेशन है जो कि जनरल असेंबली अधिवेशन है, जिसके बाद में 17 दिसंबर 1998 को डिक्लेयर किया गया था कि सदी के अंत में हम इस अधिवेशन को करेंगे। और अल्टीमेटली 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2000 तक ये मिलेनियम समिट हुआ। तो एक्चुअल डेट ऑफ मिलेनियम समिट इज 6 सितंबर टू 8 सितंबर। और हुआ कहाँ ये हुआ यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में जो न्यूयॉर्क में है। और इसमें 149 हेड ऑफ स्टेट्स शामिल हुए और 40 गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल्स शामिल हुए। इस तरह से 189 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेशन उस समय पे किया। इस मिलेनियम समिट में या सम्मेलन में एक डेक्लेरेशन पास हुआ जिसको मिलेनियम डेक्लेरेशन कहा जाता है। ये मिलेनियम डेक्लेरेशन क्या है? ये एक मेन डॉक्यूमेंट है
जिसको इन सभी कंट्रीज के द्वारा यूनैनिमसली यानी सर्वसम्मति से अडॉप्ट किया गया। इस डॉक्यूमेंट में स्टेटमेंट है यानी उल्लेख है वैल्यूज का, यानी हम किन मूल्यों को लेकर चलेंगे, प्रिंसिपल्स का और ऑब्जेक्टिव्स का, जो कि इंटरनेशनल एजेंडा बनेगी फॉर 21st सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी में संसार कैसा होगा उसके लिए इंटरनेशनल एजेंडा क्या है, हम सर्व देश इस बारे में क्या एजेंडा लेके चलेंगे, किन वैल्यूज़ को मानेंगे, किन प्रिंसिपल्स को लेके चलेंगे और क्या अचीव करेंगे, इस सारे के बारे में जो डेक्लरेशन है दैट इज कॉल्ड एज मिलेनियम डेक्लरेशन। और जैसा कि हमने पहले देखा कि एजेंडा 21 में कोई डेडलाइंस नहीं थी, कोई बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन इस मिलेनियम डेक्लरेशन में एक डेडलाइन भी दी गई कि इसकी डेडलाइन क्या होगी, किस समय तक हम इस पूरे काम को कर लेंगे, हम ये गोल्स को अचीव करने का कोई टारगेट डेट क्या रखेंगे, इसके बारे में भी बात करी गई। तो इस तरह से जो मिलेनियम डेक्लरेशन है, इसने जो पहले जो समस्याएं आई उनके आधार पे कुछ वैल्यूज, प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करे और उसका एक डेडलाइन भी दिया कि इस डेडलाइन तक हम इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे सभी नेशंस मिलके। और इस मिलेनियम डेक्लरेशन में जो एरियाज पर्टिकुलरली एड्रेस किए गए, जिनको ध्यान में रखा गया, वो एरियाज क्या है, पीस, सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट, यानी शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे और हथियारों की दौड़ ना हो, डिसआर्मामेंट हो, अगर किसी ने हथियार इकट्ठे किए हुए हैं तो उनको कम किया जाए। दूसरा, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी विकास हो और गरीबी भी खत्म की जाए। तीसरा, प्रोटेक्टिंग आर इन कॉमन इन्वायरमेंट। अब कॉमन इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट किसी एक देश का नहीं होता, इसके लिए सभी देशों को मिलके काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए सभी देश मिलके कॉमन इन्वायरमेंट के लिए काम करें। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, सभी इंसानों के, सभी मानव के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा हो, डेमोक्रेसी से हर समस्या का हल हो और अच्छी गवर्नेंस दी जाए। प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब जो जिनके ऊपर ज़्यादा खतरा है, जिनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, यानी जिनके अधिकारों का नाश होने की ज़्यादा चिंता है उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए। मीटिंग द स्पेशल नीड्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में स्पेशली बोला गया कि क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इसकी समस्याओं के लिए सभी देशों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथनिंग द यूनाइटेड नेशंस, और ऐसे काम किया जाए जिससे यूनाइटेड नेशन यानी जो ग्रुप है उसको स्ट्रेंथ मिले। तो ये मेन एरिया थे जो कि मिलेनियम डेक्लरेशन में एड्रेस किए गए। द मिलेनियम डेक्लरेशन गोल्स, फॉर सेवरल ऑफ दीज की एरिया स्पेसिफिक इंडिकेटर्स वर इंक्लूडेड इन द मिलेनियम डेक्लरेशन, यानी ये जो जितने भी की एरियाज थे उसके लिए स्पेसिफिक इंडिकेटर्स भी डिफाइन किए गए, जिससे इन मिलेनियम डेक्लरेशन के जो गोल थे उनको इंटरनेशनल डेवलपमेंटल गोल्स के साथ मैच किया जा सके। यानी इससे पहले जो इंटरनेशनल डेवलपमेंटल गोल्स थे उनके या बाकी किसी डेक्लरेशन में जो भी गोल्स डिफाइन किए हुए थे उनको मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स के साथ हार्मोनाइज किया गया। तो यूनाइटेड नेशन का एक वर्किंग ग्रुप था, यानी जिन्होंने इसके ऊपर वर्क अपॉन किया, उन्होंने अंत में जो सेट दिया दैट वाज ए सेट ऑफ 8 गोल्स, कुछ न्यूमेरिकल टारगेट्स और कुछ क्वांटिफाइएबल इंडिकेटर्स, जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को नाप सकेंगे। और इस पूरे सेट को मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स कहा जाता है। यानी मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं, 8 गोल्स हैं, न्यूमेरिकल टारगेट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं। इन सभी को मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स कहा जाता है। और इसकी डेडलाइन क्या है, दैट इज ईयर 2015। अगर हम गोल्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो गोल्स क्या होते हैं, ये एक ब्रॉडर आउटलाइन होती है
और उस चेंज को डिफाइन करने के लिए जो हम देखना चाहते हैं, यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए हम सोचते हैं कि हम इसको इस लेवल तक अचीव कर लेंगे या इस लेवल तक हम इसको अचीव करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द गोल। और जब हम उस गोल को प्रैक्टिकल वे में डिफाइन करते हैं कि अंत में हमें क्या चीज़ हमें अचीव करनी है, दैट इज कॉल्ड एज द टारगेट। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो मानक हैं, वो तरीके हैं जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को नापते हैं। तो इस तरह से जो मिलेनियम डिक्लेरेशन गोल्स हैं इनको डिफाइन किया जाता है, यानी गोल के साथ टारगेट और टारगेट को मेजर करने के लिए इंडिकेटर, और इस पूरे सेट को मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। इसको करने के लिए सबसे जो पहला फ्रेमवर्क है ये आया 2003 में, जिसमें 8 गोल, 18 टारगेट और 48 इंडिकेटर्स जो है वो डिफाइन किए गए। और इनमें से एक इंडिकेटर जो है उसको फिर फर्दर 2 में डिफाइन किया गया। तो इसके हिसाब से 8 गोल, 18 टारगेट और 49 इंडिकेटर्स डिफाइन किए गए 2003 में। फिर इसके बाद 2008 में इस फ्रेमवर्क को रिवाइज किया गया। फ्रेमवर्क यानी ढांचे को रिवाइज किया गया कि हम इसको कैसे डिफाइन करें। तो इसमें गोल सेम रहे, गोल 8 ही रहे, टारगेट 18 ही रहे, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं उनको बढ़ा के 53 इंडिकेटर्स कर दिया गया, यानी एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स डाले गए। इसमें अंडर गोल 1 achieve full and protective environment and decent work for all including women and young people, इस इंडिकेटर को हमने इसमें पाया कि इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। गोल 5 में अचीव बाय 2015 यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर अचीव बाय 2010 यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर HIV AIDS फॉर ऑल दोज हु नीड इट, ये एक नया जो है इंडिकेटर इंक्लूड हुआ। और गोल 7 में रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस अचीविंग बाय 2010 ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द रेट ऑफ लॉस। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग तरह की कम्युनिटीज जो एक कंट्री में हो सकती हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये इंडिकेटर दिया गया कि 2010 तक जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको कंसिडरेबल रेट तक कम किया जाए। Under Goal 3 of 2003, one of the indicator ratio of literate women to men 15 to 24-year-old has been dropped in 2008 list। तो ये एक इंडिकेटर था, यानी जो लिटरेट वुमेन का रेशियो है 15 से 24 साल की उम्र का, इस इंडिकेटर को 2003 में शामिल किया गया था, लेकिन 2008 में इसको निकाल दिया गया। तो इस तरह से ये हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि फ्रेमवर्क बना के छोड़ दिया गया, उसको समय समय के अनुसार रिव्यू किया गया और जो भी रेलेवेंट चेंजेस थे वो इसमें आए। तो ये 2 फ्रेमवर्क इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। जब मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल अनाउंस किए गए उस समय 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स थी, 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इसको एग्री किया कि वो इन गोल्स को अचीव कर लेंगी 2015 तक। तो ये सभी 8 गोल, 21 क्वान्टिफाइबल टारगेट और 60 इंडिकेटर्स, और इनके लिए बेस ईयर लिया गया 1990। अब ये जो गोल्स हैं ये नंबर्ड हैं, यानी इनका नंबर सेम रहता है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो ये होगा। गोल 1 है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी पहला गोल है कि संसार में से गरीबी और भूखमरी को हटाया जाए। दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी हर बच्चे को अधिकार हो उसको प्राइमरी एजुकेशन मिले। तीसरा है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी नारी और पुरुष के बीच का जो भेद है उसको कम किया जाए, इक्वालिटी दी जाए सबको, और इसके साथ साथ वुमेन को एम्पावर किया जाए सो दैट दे कैन कम एट द इक्वल लेवल। यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं, इक्वालिटी भी है और एम्पावरिंग द वुमेन भी है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी होती है मृत्यु दर, कितने बच्चों का
का मृत्यु हो जाता है उसको दर्शाती है। तो वो अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस भी देश में जितनी भी है उससे चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करने की कोशिश करें। सिमिलरली इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, अब इसके भी स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस भी लेवल पे है उस लेवल से मैटरनिटी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, तो स्पेसिफिकली इन डिजीजेस का नाम लिया गया HIV, एड्स और मलेरिया, इनको कम किया जाए, और अगर किसी देश में कोई और बीमारी है जो उस एरिया में ज़्यादा है तो उसको भी कम करने के लिए कहा गया। एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। पर्यावरण सबका साझा होता है, सब देशों को इसमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी अलग अलग तरह के देश हैं, कोई डेवलप्ड है कोई अंडर डेवलप्ड है, तो सब देश जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सके वो कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो अंडर डेवलप्ड देश हैं उनको जिस भी तरह का हेल्प दिया जा सके जिससे वो अपनी डेवलपमेंट को प्रोसीड कर सके। तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप की बात इसमें करी गई। अब जो इसके जो टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को भी अलग अलग टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। अब ये जो टारगेट्स हैं इनको हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव टू द बेस ईयर। अब बेस ईयर क्या था? 1990। तो 1990 के अनुसार कितना प्रोग्रेस हुआ, किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे, तो उसके अनुसार भी हम अपना टारगेट कंट्रीज अपने लिए सेट कर सकते हैं। दूसरा है एब्सोल्यूट, यानी एक विशेष टारगेट दे दिया गया कि भाई इस समय तक 2015 तक आपका देश किसी भी लेवल पे है, आपने उसको इरेडिकेट करना ही है। तीसरा है रिड्यूसिंग ट्रेंड, यानी जिस लेवल पे भी समस्या है उससे उस समस्या के जो नंबर है उसका जो लेवल है उसको घटाना। तो तीन तरह के टारगेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉर have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV AIDS। तो ये जो टारगेट है ये कहता है कि 2015 तक आप बिल्कुल इसको बंद करेंगे और उसके बाद रिवर्स करेंगे। तो हालांकि ये जो टारगेट है ये एब्सोल्यूट नेचर का है कि बाय ऑल मीन्स इट हैज़ टू बी हॉल्टेड बाय 2015, उसका स्प्रेड कितना भी है लेकिन 2015 तक उसको बंद करेंगे और उसके बाद उसको रिवर्स करेंगे। दूसरा है इंश्योर दैट चिल्ड्रन एवरीवेयर विल बी एबल टू कंप्लीट देयर फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। एजुकेशन का लेवल कैसा भी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने भी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी भी हैं, लेकिन ये भी एक एब्सोल्यूट टारगेट है कि हर बच्चे को चाहे वो संसार के किसी भी कोने में है उसको प्राइमरी स्कूलिंग मिले। और तीसरा है रिड्यूस बाय 3/4 द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। अब ये जो टारगेट है ये इस हिसाब से दिया गया है कि जिस भी रेट पे आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, मोर्टेलिटी रेशियो इज मृत्यु दर, मदर कितनी मर जाती हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग, तो वो रेट कितना भी है उसको 3/4 तक किया जाए, यानी उसमें ट्रेंड को डिफाइन किया गया कि आप इस ट्रेंड को रिड्यूस करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग टारगेट्स। इसी तरह जो इंडिकेटर्स हैं इनको भी अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे ग्लोबल। अब ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या है? ये वो इंडिकेटर्स है जिनको हम यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन अमंग द कंट्रीज। तो जब हम किन्हीं दो कंट्रीज को नेशनल लेवल पर कंपेयर करते हैं तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ग्लोबल इंडिकेटर्स कहेंगे। दूसरा है रीजनल, टू मेक कंपैरिजन एट द रीजनल लेवल बिटवीन जियोग्राफिकल, तो जो रीजन है वो जियोग्राफिक रीजन भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है और इकोनॉमिक रीजन भी हो सकता है। तो उसके अनुसार जब हम किन्हीं दो कंट्रीज को या किसी दो एरियाज को डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द रीजनल इंडिकेटर। थर्ड इज नेशनल, डिफाइंड नेशनली एट द नेशनल लेवल, ताकि इसको नेशनल पॉलिसी या एडवोकेसी पर्पसेस के लिए आप डिफाइन कर सकें। एंड फोर्थ इज सब नेशनल। अब एक नेशन के अंदर अलग अलग तरह के स्टेट्स हो सकते हैं, तो उन नेशंस के लिए सब नेशनल इंडिकेटर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड। नेशनल इंडिकेटर डिसएग्रीगेटेड सब नेशनल लेवल, यानी आपने जो नेशनल इंडिकेटर बना उस नेशनल इंडिकेटर को
देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से डिसएग्रीगेट करके सब नेशनल लेवल पे बनाया जा सकता है। इसके बाद बात आती है म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी की, यानी डेवलपिंग कंट्रीज और रिच कंट्रीज दोनों मिलकर काम करें। डेवलपिंग कंट्रीज आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा इसका बोझ डाला गया कि वो इन टारगेट्स को अचीव करें। एंड टू अडॉप्ट MDG डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, और वो इन सारी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करें। और रिच कंट्रीज दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर सपोर्ट, और जो रिच हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा अकाउंटेबल माना गया फॉर ग्रेटर सपोर्ट, चाहे वो स्केलिंग ऑफ ODA यानी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो रिच कंट्रीज के लिए उनको अकाउंटेबल किया गया कि वो ज़्यादा सपोर्ट देंगे ऐसे नेशंस को इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट, ताकि वो भी डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ सके। प्रोवाइड मोर डेट रिलीफ, अमीर गरीब से गरीब देश जो हैं या डेवलपिंग नेशन है, अगर उन्होंने कोई डेट लिया है या लोन लिया है तो उसमें भी उनको रिलीफ देने के लिए बोला गया। अलाउइंग ग्रेटर एक्सेस टू देयर मार्केट, ताकि गरीब देश जो हैं या डेवलपिंग कंट्री जो हैं उनको भी मौका मिले कि वो अमीर देशों की मार्केट को एक्सेस कर सके, यानी उनको ट्रेड में बढ़ावा मिले। टू प्रोवाइड मोर सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, और इसके सिवाय और किसी तरह की सपोर्ट अगर डेवलपिंग कंट्री को दी जा सकती है तो वो भी नेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो गोल्स हैं वो ज़्यादातर जो गोल्स हैं ये हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड है, और जो ज़्यादातर जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसमें भी आप डिवीज़न देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर इस चीज़ पे दिया गया है कि वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, और रिच कंट्रीज के ऊपर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि वो ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करें, वो चाहे ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट के रूप में है या डेट रिलीफ के रूप में है या एक्सेस टू मार्केट है या और किसी तरह की सपोर्ट है जिससे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प कर सके। तो इस तरह से हम इन जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये किस सिनेरियो में सेट हुए और इनके पीछे रैशनल या इसके पीछे जो सोच है वो क्या थी। अब इसी से हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कैसे हम इनको अचीव कर पाए या कैसे हम इनको अचीव नहीं कर पाए।